जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 17वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 213 में, किसमें 213 ये कहता है, 213 ये कहता है कि जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इनको जो शपथ दिलाते हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्य के राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्य के राज्यपाल दिलाता है। और इनकी जो आयु होती है 62 साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, रह सकते हैं। अगर इनको पद से हटाना है तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। संसद के अभिभाषण के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है, को पद से हटा सकता है। ठीक है। हाई कोर्ट क्या, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 213 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 213 क्या कहता है, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इनको जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। 62 साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। कितने साल तक, 62 साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति, अगर इनको पद से हटाना है तो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। संसद के अभिभाषण के बाद ये शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है कि वह किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। ये तो हो गया हाई कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की, किसकी बात करें, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये 65 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, रह सकते हैं। इनको कौन हटाता है पद से, राष्ट्रपति। अभी हमने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उनको, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको भी पद से कौन हटाता है, राष्ट्रपति। कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती। अगर इनको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है आर्टिकल नंबर 61 के तहत, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि उसे क्या नहीं करना है, कार्य नहीं करना, उसके पद पर उसे कार्य नहीं करना है, वो बहुत थक गया, अब उसे आराम करना है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को क्या देगा, त्यागपत्र देगा। क्या देगा, त्यागपत्र देगा। ये तो हो गया राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर पद धारण करते हैं। किसके, राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर पद धारण करते हैं। राज्यपाल जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक।
कहाँ तक मिलता है? आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक राज्यपाल का वर्णन मिलता है। राज्यपाल जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इनको पद से हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ये तो हो गया राज्यपाल। अब राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। इनके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और अगर इनको पद से हटाना तो कौन हटाएगा? राज्यपाल। कौन हटाएगा? राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर इनको त्यागपत्र देना है तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और अभी हमने देख लिया ऑप्शन में क्या दिया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है और इनको पद से कौन हटाता है? राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनको पद से कौन हटाता है? राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है और इनको पद से कौन हटाता है? ठीक है। अभी हमने क्या देखा? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का आर्टिकल 213 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इनको जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल। को दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल के दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। ये लोग क्या होते हैं? 62 साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। कब तक? 62 साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगर इनको त्यागपत्र देना है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। संसद के अभिभाषण के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, वह किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। कोई भी न्यायाधीश हो, किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। केवल ये शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ये देख लिया हमने हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, अब क्या देखना है? हाई कोर्ट तो देख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगर इनको पद से हटाना तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। केवल ये शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति निर्वाचक मंडल के द्वारा होती है। और अगर इनको पद से हटाना है, इनको पद से हटाना है, अगर ये खुद की मर्जी से हटना चाहते हैं, इनको लगता है कि नहीं अब हमें काम नहीं करना है, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। लेकिन इनको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ठीक है। राज्यपाल, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद धारण करते हैं। राज्यपाल जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक। ये तो हो गया राज्यपाल। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, क्या? राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर इनको पद से हटाना तो कौन हटाएगा? राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन पूछा है? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 जनवरी 1953। कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 को हुई थी। कला के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में क्या ये सर्वोच्च सम्मान है? संगीत नाटक अकादमी, क्या ये कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1953 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। क्या है इसका हेडक्वार्टर? क्या है? हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। 28 जनवरी 1953 को जब संगीत नाटक अकादमी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ किया था? तो वो भी याद रखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ किया था? संसद भवन में। संसद भवन में इसका उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन क्या था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 को। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहा? संसद भवन में इसका उद्घाटन किया गया था। कला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है संगीत नाटक अकादमी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। तो क्वेश्चन क्या था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1953 को। चलिए, अगला देखते हैं।
अगला क्या दिया गया है, गुवाहाटी नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी, सोन नदी। तो गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जिसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे लाल नदी कहा जाता है, कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में, कहा, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुवाहाटी जो कहाँ आता है, असम राज्य में, असम राज्य में आता है। ये कहाँ आता है, असम राज्य में आता है गुवाहाटी, जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, जिसे लाल नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, लाल नदी कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। क्या है ये, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है। कौन सा रोग, क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं। क्षय रोग को क्या कहा जाता है, टीबी या तपेदिक रोग। तपेदिक रोग जो एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है, जो वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है ये रोग, वायरस के कारण फैलता है, जिससे सबसे ज्यादा जो शरीर का अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। कौन सा प्रभावित होता है, फेफड़ा। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा बीमारी बन जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। क्या, टीबी, जिसे तपेदिक रोग कहा जाता है। ठीक है, तपेदिक रोग उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है, उसका नाम याद रखिए, जीवाणु माइकोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो क्वेश्चन क्या था, क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी होता है, तो किस अंग से होता है, फेफड़ा। अक्सर आपने देखा होगा जिसे टीबी होती है वो अक्सर खांसता रहता, तो शरीर का सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है फेफड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, क्षय रोग जिसे टीबी या तपेदिक रोग कहा जाता है, जो एक संक्रामक रोग है, जो वायरस के कारण फैलता है, और इससे उत्पन्न होने वाला जो जीवाणु है, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी। किससे चलने वाली, बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी, तो कब चली थी, 3 फरवरी 1925 को। कब चली थी, 3 फरवरी 1925 को। कहां से कहां तक, बॉम्बे से लेकर, बॉम्बे से कुर्ला हार्बर के बीच। किस किस के बीच चली थी ये, बॉम्बे से कुर्ला हार्बर के बीच। कब चली थी, 3 फरवरी 1925 को। तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिख रहा है, 1925। तो भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1925 में। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। क्या क्वेश्चन पूछा है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, हरगोबिंद खुराना ने, लुईस पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था जेनेटिक कोड की खोज, हरगोबिंद खुराना ने। किसने किया था, हरगोबिंद खुराना ने। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक अनुवांशिक पदार्थ है, यह अनुवांशिक पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, जीन में।
जेनेटिक कोड कहाँ पाया जाता है? जीन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे डीएनए से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है। जीन से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र। छोटे छोटे डीएनए से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है। और जीन से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र। क्या बनते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या होती है। तो क्वेश्चन क्या था? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है? जेनेटिक कोड कहाँ पाया जाता है? जीन में पाया जाता है। छोटे छोटे डीएनए से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है। और जीन से मिलकर क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं। और गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 40 है। चलिए अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में क्या हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने उन क्षेत्रों में क्या किए हैं? उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के क्या है? आविष्कारक। किसके आविष्कारक है? तो वो भी याद रखिए किसके आविष्कारक है? डायनामाइट के हैं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल और अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। 1901 में क्या हुई? जब इसकी शुरुआत हुई तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, आप ये समझिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल जो क्या है? डायनामाइट के आविष्कारक हैं। अल्फ्रेड नोबेल क्या है? डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उन 6 क्षेत्रों में क्या किए हैं? उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। किस कार्य के लिए दिया जाता है? उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम याद रखिए, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिक, शांति, साहित्य, चिकित्सा। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों के नाम आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र 1901 में जब 6 क्षेत्रों में क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तब अर्थशास्त्र नहीं था। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया है तो वो भी याद रखिए। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया है? 1969 में। कब जोड़ा गया है? 1969 को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1901 में हुई। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर क्या नोबेल पुरस्कार नाम रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? डायनामाइट के क्या थे? आविष्कारक थे। किसके? डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन व्यक्तियों को दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उन क्षेत्रों में क्या उत्कृष्ट कार्य किए। 6 क्षेत्र कौन कौन से हो गए? अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिक, शांति, साहित्य और चिकित्सा। अर्थशास्त्र पहले नहीं था, इसे कब जोड़ा गया है? 1969 में। कब जोड़ा गया? 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है?
हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? किसकी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ब्लैक होल घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद, या बंगाल विभाजन के बाद? तो हंटर आयोग एक बार नहीं दो दो बार लाया गया। क्या हंटर आयोग एक बार नहीं दो दो बार लाया गया? 1822 में लाया गया था फर्स्ट बार, और सेकेंड बार कब लाया गया था? 1919 में। कब लाया गया था सेकेंड बार? 1919 में। फर्स्ट बार कब लाया गया था? 1822 में। तो 1822 में क्या कहा गया था? इसे दो बार, इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। यह आयोग भारत में शिक्षा की स्थिति को की जांच करने के लिए लाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम हंटर ने। ठीक है, ये दो बार लाया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, दो बार लाया गया था। हंटर आयोग कितने बार लाया गया था? दो बार लाया गया था। फर्स्ट में कब लाया गया था? 1822 में। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। यह आयोग भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए लाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम हंटर ने की थी। किसने की थी? विलियम हंटर ने की थी। सेकेंड बार कब लाया गया था? 1919 में। हंटर आयोग इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति के नाम पर इंक्वायरी समिति के नाम से जाना जाता है। यह समिति पंजाब में, कहाँ? पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, फर्स्ट बार में कब लाया गया था? 1822 में। सेकंड बार कब लाया गया था? 1919 में। हंटर आयोग लाया गया था। इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति के नाम से जाना जाता है। यह समिति पंजाब में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किसके कार्यकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। ठीक है, किसके शासन काल में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। तो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किसके कार्यकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। कब की गई थी? 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? क्या वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का जो हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन पूछा है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। क्या है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए। क्या इसका फुल फॉर्म? डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या कहा जाता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ जिसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत। कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। क्वेश्चन क्या था? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? क्या? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। भारत के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि दी गई। महामना की उपाधि दी गई। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महान कार्यों के लिए ये उपाधि दी गई थी। किसके लिए? महान कार्यों के लिए। महान कार्यों के लिए उपाधि दी गई थी। किसे? मदन मोहन मालवीय को। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। 2014 में, कब? 2014 में मरणोपरांत, कब? मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं कब? 4 बार। ठीक है, आपको याद रखना है 4 बार कब बने कांग्रेस के अध्यक्ष। कितने बार बने हैं? 4 बार। 1909 में, 1918 में, 1930 में और 1932 में। ठीक है, क्या रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब? 1909 में, 1918 में, 1930 में, 1932 में। क्वेश्चन क्या था? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत के पहले और आखिरी व्यक्ति थे। क्या थे मदन मोहन मालवीय? भारत के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। महान कार्यों के लिए इन्हें क्या उपाधि दी गई थी? 2014 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये कांग्रेस के 4 बार क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? 1909 में, 1918 में, 1930 में और 1932 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12, 6, 4, 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य को। कितने सदस्य को? 2 सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और अब ये भी हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के तहत
एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। ये तो हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये है, ये किसमें किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। राज्यसभा में कितने सदस्यों को किया जाता है? 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। गुजरात, कच्छ का रण कहाँ है? दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो कहाँ है? गुजरात में, कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात। कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? तो वो भी याद रखिए, क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? कच्छ का रण अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या था? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो दोस्तों ये रहा हमारे रेलवे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।